नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें कि इस वक्त फिलहाल एनडीए की माफ कीजिएगा, इस वक्त फिलहाल इंडिया अलायंस की जो हवा है वो पूरे देश में चल रही है और कहीं ना कहीं उसकी आंधी में एनडीए कहीं टिकती हुई नजर नहीं आई। उत्तराखंड हो चाहे पंजाब हो, कहीं जहां जहां पर भी उपचुनाव हो रहे थे वहां पर जो इंडिया अलायंस है उसने जो है अपना दबदबा दिखाया है। तो आज वही हम बात करें, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में रुपौली उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना दबदबा दिखाया और 8,211 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। और कहा भी जा रहा था कि रुपौली जो उपचुनाव हो रहा है, जो विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, उसमें त्रिकोणीय जो है मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां निर्दलीय और जेडीयू और आरजेडी में मुकाबला देखने को मिलेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, मुकाबला काफी टक्कर का रहा। लेकिन मुकाबला जो टक्कर का रहा वो मुकाबला टक्कर का दिखा जेडीयू और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच में। और लेकिन इसमें बाजी जो है निर्दलीय प्रत्याशी ने मार ली और उन्होंने जो है शंकर सिंह ने जो है वो जीत हासिल कर ली। हमारे साथ बिहार के हमारे संपादक जुड़ चुके हैं एसके राजीव जी। एसके राजीव जी, यहाँ पर बात की जाए, अगर हम ओवरऑल बात करें तो इंडिया अलायंस की एक आंधी में जो है एनडीए कहीं ना कहीं बह सी गई है। जो विधानसभा उपचुनाव चल रहे हैं 13 में से कहा जा रहा है कि 8 सीटें जो है इंडिया अलायंस ने जीती है। वहीं अगर हम बात कर लें बिहार की, बिहार के रुपौली उपचुनाव ने सबको चौंका दिया। नहीं, देखिए मनीष जी, आप अगर उपचुनाव के पूरे रिकॉर्ड को देखें तो उस उपचुनाव में कहीं ना कहीं से जो चुनाव का परिणाम होता है वो हमेशा से कहा जाता है कि सत्ता के खिलाफ वो परिणाम जो है वो सामने आता रहा है। लेकिन इस बार का जो उपचुनाव हुआ है, आप अगर हिमाचल में देखें तो वहाँ सत्ता के साथ जो है वो वहाँ का परिणाम है। लेकिन अगर आप पंजाब की बात करें तो वहां भी सत्ता के साथ है, बंगाल की बात करें तो वहां भी सत्ता के साथ है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में स्थितियां जो है वो बिल्कुल सत्ता के विपरीत है। और बिहार की बात इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि बिहार की जो आज उपचुनाव में जो रुपौली की जो जीत हुई है विधानसभा की, वो बिहार के लिए एक बड़ा संदेश दे रहा है। संदेश इसलिए दे रहा है क्योंकि जो बीमा भारती है वो वहां से 5 टर्म विधायक रही और एक बार जनता दल से वो चुनाव लड़ी थी तो जीती थी। 3 बार जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश जी की पार्टी से वो चुनाव जीती। एक बार वो इंडिपेंडेंट वहां से चुनाव जीत चुकी है। एक बार वो मंत्री भी रह चुकी है। और इस बार भी जो इस्तीफा दिया बीमा भारती ने वो जेडीयू की उस समय वो विधायक थी और चूंकि उनको चुनाव लड़ना था आरजेडी से एमपी का, तो वो वहां पर इस्तीफा दी। और देखिए इत्तेफाक क्या है कि लोकसभा चुनाव में भी बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही और विधानसभा का जो चुनाव हुआ है रुपौली, जो कि उनका गृह क्षेत्र है, वहां भी वो तीसरे नंबर पर रही है। और जो वोट का मार्जिन है वो काफी ह्यूज डिफरेंस है अगर आप देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ शंकर सिंह की जीत ने एक बड़ी लकीर बिहार की राजनीति में जो है वह खींचने का काम किया है और यह बताने का भी काम किया है कि तेजस्वी यादव पटना में बैठ करके भले ही जाति की सियासत करते रहे हो, बिहार में सवर्ण बना पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति करते रहे हो, लेकिन उनकी वो राजनीति विधानसभा उपचुनाव में भी सफल नहीं हुई, उनकी वो राजनीति लोकसभा में भी सफल नहीं हुई। और रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार हमेशा यह कहते हैं कि भाई 18 साल में तो मैंने बिहार का पूरा हुलिया बदल दिया और 18 साल में मैंने बिहार में विकास की वो लकीर खींच दी है जिसके सामने कोई भी लकीर जो है वो छोटी ही साबित होगी। तो नीतीश कुमार के सुशासन और नीतीश कुमार के काम करने के तरीके को भी चुनाव ने चुनौती दिया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, उस चुनाव के पहले तेजस्वी यादव, मुझे याद है कि जब आज से 5 दिन पहले रुपौली में प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने यह कहा था कि ये चुनाव लिटमस टेस्ट है 2025 का और चाचा को हरा करके वो यहाँ पर ये बताएंगे कि अब 2025 में उनका भतीजा जो है वो बिहार पर राज करेगा। लेकिन देखिए कि तेजस्वी यादव की जो पार्टी है वो वहां पर न सिर्फ तीसरे नंबर पर रही है बल्कि जो हार का जो मार्जिन है वो लगभग डबल से ज्यादा है, यानी कि 57,000 के करीब जो है वो शंकर सिंह को वोट आया है, तो 27,000 के करीब जो है वो बीमा भारती को वोट आया है।
और जेडीयू के जो उम्मीदवार थे कलाधर मंडल, उनसे लगभग 8,211 वोट से जो है वो शंकर सिंह चुनाव जीते हैं। अब देखिए वहां के गणित को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए मनीष जी। वहां का जो गणित है, जो वहां का जातीय समीकरण है, अभी इस लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव वहां पर रुपौली विधानसभा चुनाव से ह्यूज मार्जिन से पीछे थे इस लोकसभा चुनाव में। और उसके पीछे की वजह यह बताई जा रही थी कि चूंकि वहां बीमा भारती वहां से चुनाव लड़ रही, बीमा भारती का वो गिरी विधानसभा है, गिरी क्षेत्र है, इसलिए पप्पू यादव वहां से पिछड़ गए। पप्पू यादव ने अंत समय में आज से 5 दिन पहले जाकर के वहां पर तेजस्वी यादव के पक्ष में प्रचार किया, बीमा भारती के पक्ष में प्रचार किया, लोगों से हाथ जोड़ते हुए नजर आए और यह कहा कि भाई आप बीमा भारती को वोट कर दीजिए। ये वही पप्पू यादव है जो लोकसभा चुनाव में सड़कों पर रो रहे थे, तेजस्वी यादव की खिलाफत कर रहे थे, लेकिन चुनाव में बीमा भारती को जिताने के लिए उतरे, लेकिन पप्पू यादव की भी नहीं चली। तो आखिर शंकर सिंह चुनाव क्यों जीते, एक बड़ा सवाल है मनीष जी। बिहार की राजनीति के लिए भी बड़ा सवाल है और इस बिहार की जनता के लिए भी बड़ा सवाल है, बिहार के राजनेताओं के लिए भी बड़ा सवाल है और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जैसे जो बड़े नेता खुद को मानते हैं उनके लिए भी बड़ा सवाल है। दरअसल में देखिए पप्पू यादव भी पूर्णिया में चुनाव इसलिए लोकसभा का जीते थे बतौर इंडिपेंडेंट क्योंकि वो साल भर जनता के बीच रहते हैं। शंकर सिंह भी चुनाव इसलिए यहां पर जीते क्योंकि शंकर सिंह भी साल भर जनता के बीच रहते हैं और रुपौली की जनता ने आज एक बार यह सिद्ध कर दिया है कि बिहार में अब जाति की सियासत नहीं चलेगी, बिहार में अब जमात की सियासत चलेगी। क्योंकि जो रुपौली विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि मैं वहां कई बार गया हूं चुनाव कवर करने के लिए, मैं पूर्णिया में एक निजी चैनल में लंबे समय तक मैं वहां काम भी किया, तो मुझे पता है वहां के ज्योग्राफिकल स्थिति के विषय में भी, वहां की जो आर्थिक स्थिति है लोगों की उसके विषय में भी पता है। वो पिछड़ा और अति पिछड़ा का इलाका माना जाता है रुपौली। वहां अगर सवर्ण की बात करेंगे आप तो वहां मुश्किल से सवर्ण 10,000 भी नहीं है। और ऐसी स्थिति में अगर शंकर सिंह चुनाव जीत रहे हैं तो शंकर सिंह ने पहला रिएक्शन दिया चुनाव जीतने के बाद मनीष जी। उन्होंने यह कहा कि भाई मैं जनता की बात करता हूं, जनता मेरे लिए भगवान है और मैं जाति की सियासत कभी नहीं करता। मैं जाति की सियासत करता तो मैं यहां से चुनाव कभी नहीं जीत पाऊंगा। मैं जमात की राजनीति करता हूं, मैं हमेशा जनता के बीच में अवेलेबल रहता हूं। और देखिए यही वजह है कि जो जनता की बात करेगा वही जनता पर राज करेगा, ये आज रुपौली ने तय कर दिया है। दूसरा जो इसका एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मनीष जी, जिसको समझने की आवश्यकता है कि क्या बिहार जो है वो अब तीसरे मोर्चे की तलाश कर रहा है? क्या बिहार की राजनीति जो है वो उसका जो पोलराइजेशन हो रहा है, क्या वो अब तीसरे मोर्चे की तरफ हो रहा है? क्या बिहार के लोगों को अब थर्ड फ्रंट की आवश्यकता है? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आप देखिए अभी आज से 1 महीना पहले लोकसभा का चुनाव हुआ है, उस चुनाव में आप देखेंगे कि काराकाट में आपको लिए चलता हूं, काराकाट में एनडीए के उम्मीदवार थे उपेंद्र कुशवाहा, वो वहां पर तीसरे नंबर पर पहुंच जाते हैं। वहां से इंडिपेंडेंट पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं, वो वहां पर दूसरे नंबर पर रहते हैं। पूर्णिया की अगर आप बात कीजिए तो पूर्णिया में देखिए आप पप्पू यादव वो नंबर 1 पे रहते हैं, नंबर 2 पे जो जदयू के उम्मीदवार थे संतोष कुशवाहा वो वहां रहते हैं, नंबर 3 पर बीमा भारती रहती है लोकसभा चुनाव में और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहां से चुनाव जीतता है। आज रुपौली में आप देख लीजिए विधानसभा के चुनाव में अब मुश्किल से 1 सवा साल का वक्त बचा है बिहार में चुनाव होने के लिए। तो क्या वाकई में बिहार की जनता जो है वो अब किसी तीसरे मोर्चे की तलाश कर रही है? क्योंकि वो इससे उब चुकी है। और आप देखिए कि आज की जो वोटिंग हुई है उस वोटिंग में नोटा कितने लोगों ने दबाया है। वहां पर लगभग 5,000 से ज्यादा लोगों ने नोटा दबाया। मैं जो अभी देख रहा था चुनाव आयोग की ग्राफिक्स को, तो ये आखिर क्या संदेश दे रहा है? अगर आप उस 5,000 नोटा को भी अगर आप जोड़ लें तो फिर देख लीजिए आप आपका वोट, अगर 5,000 नोटा अगर जेडीयू के खाते में चला जाता तो जेडीयू के जो उम्मीदवार थे वो लगभग जीत की तरफ रहते। ताकि नोटा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उपचुनाव में, वो भी रुपौली जैसे इलाके में, वहां पर लोग 5,500 लोग नोटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से यह लोकतंत्र के लिए और खास करके उन राजनेताओं के लिए या फिर उन राजनीतिक दलों के लिए एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और उनको आज का ये चुनाव बिहार की राजनीति को निश्चित तौर पर न सिर्फ बदलेगा मनीष जी, बल्कि बिहार की राजनीति में जो लगातार एक तीसरे थर्ड फ्रंट की बात जो लगातार की जा रही है, हम किसी पार्टी की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि प्रशांत किशोर जो है वो जनसुनवाई लेकर के बिहार में घूम रहे हैं, पिछले अक्टूबर से ही घूम रहे हैं, अक्टूबर 2023 से, और वो जा रहे हैं। वो इस भारी बरसात में भी मैं कल देख रहा था कि सहरसा में उनकी सभा थी और इस बरसात में भी भारी भीड़ थी। आप देखिए कि सिवान में जब एमएलसी का चुनाव हुआ था उसमें वहां जनसुराज जो है वहां से चुनाव जीती। तो बिहार की जनता अब उब चुकी है इन चीजों से मनीष जी, ये जात पात धर्म मजहब, इसकी सियासत उसकी सियासत, अब आरोप प्रत्यारोप, इससे जनता उब चुकी है। और वाकई में अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है और वाकई में अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो आज रुपौली उपचुनाव ने जो चुनावी परिणाम दिया है, निश्चित तौर पर
ये एक बार फिर से सोचने के लिए इम्पेल करेगा। मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये अब इन नेताओं को भी सोचने की जरूरत हो गई है। इसके राजीव जी, इन नेताओं को भी समझने की जरूरत हो गई है कि अगर आप फील्ड में नहीं हैं और अगर आप जनता के बीच में नहीं हैं तो फिर नतीजा आपको इसी तरह हम दिखाएंगे, निर्दलीय को चुनाव जिताएंगे, तो हम तीसरा फ्रंट खोल देंगे। और ये एक अच्छी बात है कि जो है इससे एक बड़ा सबक जो है, चाहे वो सत्ताधारी दल क्यों ना हो, चाहे वो विपक्षी दल क्यों ना हो, उसको एक बड़ा मैसेज जो है वो मिलता हुआ दिखाई दिया है इस रुपौली उपचुनाव में। नहीं, देखिए निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश जो है इस रुपौली के उपचुनाव ने देने की कोशिश की है। और वहां की देखिए लोकतंत्र की क्या परिभाषा है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोकतंत्र, मतलब जनता का तंत्र, जनता का शासन। और संविधान को अगर आप पढ़ेंगे तो उसका जो पहला जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, जो उसमें लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए उसकी तरफ जो है वो, तो एक जो भारत के जो लोग हैं उनको एक अच्छी डेमोक्रेसी चाहिए। उनको यह चाहिए कि वाकई में जो लगातार पिछले 77 साल आजादी के हो गए हैं और इस 77 साल में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती रही है, इस 77 साल में सिर्फ जाति की राजनीति होती रही है। और कहा भी जाता है कि अगर बिहार और उत्तर प्रदेश इस देश के दो ऐसे राज्य हैं जहां पर जाति से जमात पर भारी पड़ता रहा, लेकिन इस उपचुनाव ने यह बताने की कोशिश की कि नहीं, जात भारी नहीं पड़ेगा, जमात भारी पड़ेगा। और वाकई में जो शंकर सिंह के विषय में आपको बता रहा हूँ, 2000 में अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। शंकर सिंह उस समय नॉर्थ लिबरेशन आरएनए उस इलाके का एक संगठन हुआ करता था, उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। जो भी मुझे जहां तक याद है कि संभवतः बिहार में नीतीश कुमार जी की उस समय वो एलजेपी रामविलास पासवान जी की पार्टी से वो चुनाव जीत करके आए थे और फिर 15 दिनों तक ही वो विधायक रहे थे। और हालांकि उस समय के विधायकों को विधायकी की मान्यता भी नहीं दी गई। और उसके बाद यही शंकर सिंह लगातार फील्ड में बने रहे, जनता के बीच जाते रहे। और ये आप देख लीजिए कि 2020 में भी वो चुनाव लड़े थे, तीसरे नंबर पर थे। लेकिन ऐसी क्या वजह हो गई कि 2024 में जब वो चुनाव लड़ते हैं तो भैया आप सीधे तौर पर 8000 वोट से चुनाव जीत जाते हैं और विधानसभा में 8000 से वोट से चुनाव जीतना अच्छी चीज मानी जाती है। तो एक बार फिर से जैसे मैंने आपको कहा कि जनता का मिजाज जो है वो पूरी तरीके से बिहार में बदल रहा है और जनता अब इन चीजों पर विश्वास नहीं कर रही है। जनता इन चीजों पर विश्वास नहीं करेगी कि भाई हम बहुत अच्छी सड़क बना दिए आपके लिए। जनता को वाकई डेवलपमेंट चाहिए, सड़कें बन जाने भर से विकास नहीं होता है। सबसे बड़ी जो समस्या है, नीतीश कुमार जो लगातार चुनाव हार रहे हैं 2020 से, इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि बिहार में आज तक आपने एम्प्लॉयमेंट रोजगार के लिए आपने क्या किया, आपने रोजगार सृजन के क्या उपाय किए? आप कभी कमल पर जाकर के बैठ जाते हैं, आप कभी लंदन में जाकर के लटक जाते हैं। तो अगर ये आप राजनीति कीजिएगा तो फिर यही हश्र होगा। अभी आप 40-42 सीट पर नीतीश कुमार हैं बिहार में और 2024 की जो लोकसभा चुनाव में ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की वापसी हो गई है। तो अगर वाकई में नीतीश कुमार की वापसी हो गई है तो फिर जो सीट आप लगातार जीत रहे थे 4 टर्म से, वो सीट आप क्यों हार जाते हैं? और वो भी शंकर सिंह जैसे उम्मीदवार जो कि सवर्ण जाति से है, उनका वहां कोई वोट बैंक नहीं है। इसका मतलब है कि जनता जो है वो वाकई में विकास चाह रही है, जनता अब रोजगार चाह रही है। जनता को अब इस चीज की आवश्यकता नहीं है कि आप राम मंदिर बनवा देते हैं और मथुरा में कृष्ण मंदिर बनवा देते हैं, इससे जनता को कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अविनाश भी जुड़े हुए हैं इसके राजू हमारे साथ। अविनाश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अविनाश, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जो जनता ने इस बार साफ कर दिया है, बिहार की जनता ने और रुपौली की जनता ने खासकर साफ कर दिया है कि भाई हमारे बीच रहोगे तो ही हम वोट करेंगे, वरना फिर आप टाटा बाय 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 वाला हिसाब किताब है। जो हमारे बीच रहेगा, चाहे वो हमारे जाति का हो चाहे ना हो, हमारे सुख दुख में जो भी खड़ा होगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे, हम उसी को वोट करेंगे। तो क्या बिहार का समीकरण बदलता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए मनीष, समीकरण जो है बिहार में बदलता हुआ दिख रहा है और लोग अब जागरूक हो चुके हैं और लोगों ने अब जवाब देना भी शुरू कर दिया है।
और ये लोकसभा परिणाम के बाद से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि लोकसभा चुनाव में भी जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बड़े नेता कहते थे कि 400 पार होगा, और उसका हिसाब किताब जनता ने दिया। इंडिया अपोजिशन को भी अच्छी खासी इस पर वोट मिली, और उस समय से ही ये जनता ने अब बता दिया है, एक मैसेज दे दिया है कि अब जो जनता के संपर्क में रहेंगे, जो लोगों के दुख सुख में रहेंगे, जो उनके क्षेत्र में जाएंगे, जो उनके संपर्क में रहेंगे, अब लोग उन्हीं को वोट देंगे। अब तेजस्वी को ये बात भी समझ में आ गया है, और देखिए तेजस्वी ने इसलिए कहा, उनको पता था कि जो समीकरण लोकसभा चुनाव में सामने आए, जो परिणाम आए, उसके बाद अब कह रहे हैं कि अगस्त महीने में वो यात्रा शुरू करेंगे और विधानसभा के हर एक क्षेत्र में जाएंगे। तो केवल अब फ्लाइट से दिल्ली और मुंबई आने जाने से काम नहीं चलने वाला है। अब नेता को जनता के बीच में रहना होगा और जनता के सुख दुख में रहना होगा, तभी उसी के हिसाब से वोटिंग हो रही है। यही परिणाम आज रुपौली उपचुनाव को लेकर भी सामने आया। देखिए जेडीयू के कितने बड़े बड़े मंत्री नेता कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने रुपौली में काम किया, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही जो कलाधार प्रसाद मंडल है उनको वोट मिलेगी और वो एकदम जीतेंगे, निश्चित उनकी जीत है। लेकिन जनता ने बताया, और जिस तरीके से जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं शंकर सिंह, वो वहां कम से कम 8,000 से ज्यादा वोट से कलाधार मंडल को उन्होंने पीछे किया है। बीमा भारती तो इस रेस में काफी पीछे रह गई। तो ये मैसेज साफ है, अब जनता ने ये अब सीधे नेताओं को यह मैसेज देना शुरू कर दिया है कि जो लोग अब हमारे बीच में रहेंगे, जो उनके संपर्क में रहेंगे, जो उनके लिए काम करेंगे, लोग अब उन्हीं को चुनेंगे। अब इससे तेजस्वी को एक बड़ा मैसेज गया है। कहीं ना कहीं जो आरजेडी के बड़े बड़े नेता ये दावा कर रहे थे कि बीमा भारती लंबे समय से वहां विधायक रही और फिर इस बार जीत जाएंगी, देखिए झटका लगा आरजेडी को, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने दोबारा भरोसा जताया था बीमा भारती को। बाई इलेक्शन में भी प्रत्याशी वहां से जो है दिया, क्योंकि पूर्णिया में हाथ तो देखिए आप निर्दलीय कैंडिडेट पप्पू यादव, जिस ने कहा था कि जनता की ये हमारी जो है मैंने जनता ने समर्थन दिया। और हाँ ठीक है। एसके राजू जी, यहाँ पर देखिए सवाल ये है ना कि जनता ने समर्थन दिया, यहाँ पर क्या अब जो बिहार की बयार है वो बयार के किसी और तरफ चल पड़ी है? क्योंकि अब तो ये कहना अगर वहाँ पर बेईमानी होगी कि वहाँ पर अगर वहाँ के सियासतदान अगर ये कह दें, वहाँ के नेता ये कह दें कि नहीं यहाँ पर जी जो भी जितनी भी लोकसभा सीटें हैं वो हम जीत रहे हैं, हम जेडीयू को हरा रहे, हम आरजेडी को हरा रहे, तो अब निर्दलीय प्रत्याशियों को भी की ओर ध्यान देना जरूरी हो गया है सभी के लिए। और ये एक मैसेज जो है पप्पू यादव ने तब दिया जब लोकसभा चुनाव की सीट उन्होंने जीती, और ये शंकर सिंह ने आज दे दिया जब उन्होंने विधानसभा उपचुनाव की सीट जीती, कि अब लोग जो है बदल रहे हैं, लोगों का विचार बदल रहा है। अगर आप बीच में नहीं रहेंगे तो लोग तीसरा मोर्चा खोलने के लिए भी तैयार हैं और लोग उस ओर जाने के लिए भी तैयार हैं। देखिए मनीष जी, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि शंकर सिंह भले ही चुनाव वहां से इंडिपेंडेंट जीते, लेकिन शंकर सिंह जो चिराग पासवान की पार्टी है इसके वो मेंबर रहे हैं, और आज से नहीं शुरू उन्होंने 2002 में जब अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी तो वहां पर उस समय रामविलास पासवान के साथ उन्होंने कैरियर की शुरुआत की थी। और जब वो लोकसभा में गए उसके 1 दिन पहले उन्होंने एलजेपी आज से इस्तीफा दिया था। तो निश्चित तौर पर वो एक पॉलिटिकल पार्टी के मजबूत सदस्य रहे हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैं पूर्णिया में एक निजी चैनल में लंबे समय तक काम किया, तो मेरी उनसे मुलाकात होती थी। तो वो उस एलजेपी के लिए उस समय वो धरना प्रदर्शन किया करते थे, काफी लाठियां भी खाई आंदोलनों में। तो शंकर सिंह बेसिकली एक पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिला तो फिर वो इंडिपेंडेंट वहां से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मनीष जी, जिस चीज को हम लोग थोड़ा मिस कर रहे हैं उस पर चर्चा करना जरूरी है कि क्योंकि बिहार का पड़ोसी राज्य है आपका झारखंड, जहाँ भी आप बैठे हुए हैं। झारखंड में चुनाव होना है अक्टूबर नवंबर, और मुझे लगता है कि इस चुनाव का रिजल्ट जो है, इसका परिणाम जो है, इसका असर कुछ न कुछ झारखंड ये भी चर्चा हम करना जरूरी है, क्योंकि अभी 4 महीने 3 महीने बाद आपके यहाँ चुनाव है, बिहार में भी चुनाव है। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं कि नहीं भाई इंडिपेंडेंट इसको टिकट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, निश्चित तौर पर
ट्रेंड जो चल पड़ी है राजनीति में ट्रेंड कि जो लोग हैं वो मठाधीश की तरह वहां बैठे हुए हैं और उन्हीं को पार्टी लगातार टिकट दे रही है, राज्यसभा भेज रही है, लोकसभा भेज रही है, विधानसभा भेज रही है। इस मिथक को तोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप इस मिथक को नहीं तोड़ते हैं और नए चेहरों पर अगर आप दाव नहीं लगाते हैं तो आपका हक यही होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा पत्रकारिता का तजुर्बा है लगभग 25-26 साल का, मैंने कई ऐसे लोग देखा है जो बड़े बड़े जो राजनीतिक है वो जरूर चाहते हैं और जो नए जो आते हैं राजनीति में, जो एंट्री करते हैं, जो जनता से खुद को जोड़ करके रखते हैं, वो चुनाव जीत जाते हैं। शंकर सिंह के विषय में किया जा सकता है कि पिछले 20 साल से वो राजनीति में है, 25 साल से राजनीति में है, वो इस वजह से वो जनता के बीच में वो चुनाव जीत गए। तो एक शंकर सिंह नहीं है। बिहार में इस तरह के कई लोग, पूरे देश में इस तरह के कई राजनेता हैं जिनको कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। वो जनता की सेवा लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो आला कमान है वो उनकी बातों को नहीं सुन रहा, उसको टिकट नहीं दे रहा है और फिर अंतर वो इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में जाते हैं और चुनाव जीतते हैं। इस बार भी आप देख लीजिए, इस बार भी आप लोकसभा चुनाव में देखिए, राजस्थान में एक मुझे एक याद नहीं आ रहा है, वो बीजेपी का नेता हुआ करता था, जब बीजेपी उसको टिकट नहीं दिया वो इंडिपेंडेंट से चुनाव लड़ा, वो लोकसभा चुनाव जीत गया और बीजेपी के उम्मीदवार को हराया और वो बाद में लोकसभा में। तो ये स्थितियां आने वाले दिनों में बढ़ेंगी। अगर सिर्फ आप पुराने चेहरों पर ही आप दाव लगाएंगे और नए चेहरों को अगर आप जगह नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पर जो नए चेहरे हैं जो आपकी पार्टी में सेवा भाव से लगे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं 20-20 साल 25-25 साल से, वो तो चाहेंगे कि वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करे और पब्लिक भी चाहेगी, क्योंकि वो आदमी हमेशा पब्लिक के बीच में रहता है, हमेशा पब्लिक के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को सुनता है, उनकी समस्याओं को लेकर के वो अधिकारियों से लड़ता है, वो ब्यूरोक्रेसी से वो लड़ता है, वो सिस्टम से लड़ता है। तो अगर आप सिस्टम से लड़ेंगे आम जनता के लिए तो निश्चित तौर पर आम जनता आपको अपने सिर पर बिठाएगी। तो आज का ये चुनाव जो है निश्चित तौर पर बिहार के लिए एक बड़ा मैसेज कम से कम ये जरूर देने की कोशिश कर रहा है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इसका असर जो है वो झारखंड में भी आपको देखने को मिलेगा। और झारखंड में भी कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं, अभी मेरी बात हो रही थी अपने एडिटर इन चीफ से, उन्होंने मुझे बताया कि झारखंड में भी कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो वर्तमान सरकार से या फिर जो एनडीए है वहां पर उनसे नाराज वो लोग चल रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले इस चुनाव में उनका वो विकल्प बने हो। तो ये स्थिति बिहार में आज एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है और स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब राजनीति राजनेताओं के लिए सिर्फ एक खेल भर नहीं है। अब वाकई में अगर राजनीति में आप जनता के बीच नहीं जाएंगे, जनता की सेवा नहीं करेंगे, जनता के हक की आप आवाज नहीं उठाएंगे तो जनता सिर्फ आपको पार्टी का सिंबल लेकर के जाएगा। बताइए ना आप मनीष जी, आरजेडी लालटेन छाप जो है, मुझे याद है, मैं ऑनेस्टली नहीं बोल सकता बहुत बातें कि पटना में राजनीतिक दलों में क्या होता है, लोग लालटेन का सिंबल लेने के लिए लोग कितना परेशान रहते हैं कि वो हम चुनाव जीत जाएंगे उस सिंबल पर। और खास करके रुपौली जैसे विधानसभा में, क्योंकि पिछड़ा और अति पिछड़ा का इलाका है। अभी तक जो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव यह समझ रहे थे कि नहीं भाई पिछड़ा और अति पिछड़ा जो है ये उनकी संपत्ति है, उनकी बपौती है, इस पर तो कम से कम आज ये क्लियर हो गया कि नहीं भैया आपकी बपौती और आपकी संपत्ति नहीं है पिछड़ा और अति पिछड़ा। उनको भी सांस लेने का अधिकार है, उनको भी वोट देने का अधिकार है अपने अनुसार। आज उन्होंने वोट किया है और यही वजह है कि शंकर सिंह वहां से इंडिपेंडेंट चुनाव जीते हैं। और आरजेडी जैसी पार्टी जो तीसरे नंबर पर चलेगी, मुझे तो याद आ रहा है और आज से जो 5 दिन पहले संजय झा जी ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने यह कहा था कि मैं आज 2025 का जो चुनाव है वो एनडीए इस तरीके से लड़ेगी कि आरजेडी को फिर से 2010 के दौर में हम ले जाएंगे। मुझे लग रहा है लेकिन वाकई में यही स्थिति रही और तेजस्वी यादव अभी भी नहीं संभले और वो जात का जो फ्रेम उन्होंने चश्मा का लगा रखा है, उससे अगर वो बाहर नहीं निकलते, उनकी पार्टी बाहर नहीं निकलती है तो निश्चित तौर पर 2010 से भी ज्यादा खराब स्थिति आरजेडी की हो सकती है। 2010 में आरजेडी को मात्र 20 या 22 सीट मिली थी बिहार विधानसभा में। मुझे याद है मैं लालू जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने गया था चुनाव के बाद, अपने आवास में कर रहे थे। तो ये समझना पड़ेगा और नीतीश जी के लिए तो बहुत ही निश्चित तौर पर चिंता की बात है कि आप सत्ता में रहने के बावजूद। अब देखिए, अब से थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था कि शक्ति यादव जो है वो बाइट दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए तो बहुत ज्यादा चुनौती नहीं है, चुनौती तो नीतीश कुमार के लिए है। अरे भाई चुनौती आपके लिए कैसे नहीं है? आपके जो युवराज हैं तेजस्वी यादव, वो तो खुद को मुख्यमंत्री की रेस में बिहार में रख रहे, घोषणा करके आए थे वहां से कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे 2025 में, और आप तीसरे नंबर पर चले जाते हैं। आपका वोट परसेंटेज इतना ज्यादा गिर जाता है कि आपकी जो उम्मीदवार है वो लगभग 27-28 हजार वोट से पीछे रह जाती है। तो फिर आपके लिए कैसे नहीं है चुनौती?
चुनौती तो आपके लिए भी है। जेडीयू ने हालांकि यह कहा है कि वो चिंतन करेगी और वो एक बार फिर से इस बात को टटोलने की कोशिश करेगी कि वाकई में हार के पीछे की जो है वो वजह क्या है, इन वजहों को वो समझने की कोशिश करेगी कि क्या वाकई में नीतीश जी का जो सुशासन मॉडल है वो आखिर क्यों नहीं पसंद आया उस इलाके के लोगों को। लेकिन सबसे ज्यादा जो चिंता की बात है वो आरजेडी के लिए है, क्योंकि ये पूरा इलाका पिछड़ों और अति पिछड़ों का है। मैं जो बार बार आपको कह रहा हूँ मनीष जी, और बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों को लेकर के लगातार लड़ाई होती रही है। बिहार में जो अभी कास्ट बेस्ड जो सर्वे करवाया गया था उसमें 90% पिछड़े अति पिछड़े, मात्र 10% सवर्ण है। तो आखिर क्या ऐसी वजह हुई कि दो जो पिछड़ों के नेता थे, अवधेश मंडल जो बीमा भारती के हस्बैंड है, वो इस इलाके के बड़े नेता के रूप में माने जाते रहे, बाहुबली के रूप में वो माने जाते रहे। अवधेश मंडल बनाम शंकर सिंह की लड़ाई वहां पर होती रही है। तो एक तरफ रुपौली से आप बीमा भारती चुनाव लड़ रही है, वो भी आरजेडी जैसे सिंबल से, एक तरफ कलाधर मंडल चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं तीसरी तरफ एक सवर्ण चुनाव लड़ रहा है जिसकी मात्र 10,000 वहां पर वोट नहीं है। तो आखिर क्यों सवर्णों के पीछे जो पिछड़े अति पिछड़े हैं उन्होंने अपना दौर लगाया? क्योंकि उनको पता है कि ये जो लोग हैं ये चुनाव जीत करके फिर पटना जाकर के बैठ जाएंगे, पटना में आलिशान अपनी कोठियों में रहेंगे, उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं होगा। और जो एक आदमी है जो पटना हमारे बीच का है, वो आदमी हमारे बीच आकर के हमारी बात को सुनता है, हमारे लिए लड़ता है, हमारा काम करवाता है। यही वजह है कि शंकर सिंह की जीत हुई। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा, मैं खबर पढ़ रहा था अखबार में कि जो बीजेपी से जो वो चुनाव जीती है कंगना रनावत, वो जब जनता से जब उनके मिलने की बात आई तो उन्होंने कहा कि अपना आधार कार्ड जमा करना था। उसके बाद में जनता से तो बताइए आप कैसे जनप्रतिनिधि हैं, और ऐसी स्थिति में फिर से आप कैसे इस बात का कैसे इल्म आप रखते हैं कि नहीं भाई हम फिर से चुनाव जीत करके आएंगे? क्या जिस जनता ने आपको वोट दिया है, आपको वोट नहीं भी दिया है। देखिए मनीष जी, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री या जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो किसी एक पार्टी के नहीं होते हैं, ठीक है, पार्टी का सिंबल होता है, लेकिन अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो पूरे क्षेत्र का आप नेतृत्व करते हैं। तो लेकिन इन सबके बीच में नोटा का भी बड़ा हुआ असर देखने को मिला। अविनाश, इन सबके बीच में जो है 5,000, जैसा कि अभी बताया एसके राजू जी ने कि 5,000 नोटा पर चला गया। लगता है अविनाश से हमारा संपर्क टूट गया है। हम देखिए एसके राजू जी, नोटा का भी बड़ा असर देखने को मिल रहा है, लोग नोटा की ओर भी ज्यादा बढ़ रहे हैं और ये एक खतरे की घंटी है। ये समझना पड़ेगा राजनीतिक दलों को कि अगर आपको ये समझना पड़ेगा कि कम से कम नोटा की स्थिति तो ना है, चलिए निर्दलीय लोग चुनाव जिता दें, लेकिन अगर नोटा की तरफ लोग बढ़ रहे हैं यानी कि वो सबसे नाखुश है, वो विपक्ष से भी नाखुश है, वो सत्ता पक्ष से भी नाखुश है कहीं ना कहीं, इसलिए वो लोग नोटा की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग अगर चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग को 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा करनी होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार सहित पूरे देश में जो वोटिंग हुई है उसमें नोटा में जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो 4 से 5% के बीच में रहा है। और 4 से 5% के बीच में नोटा की वोटिंग ये बहुत मायने रखता है लोकतंत्र में। इसका मतलब है कि अब इस देश की जनता इन तमाम राजनीतिक दलों से ऊब चुकी है और वो एक तीसरे विकल्प की तलाश कर रही है। और वो तीसरा विकल्प आखिर कौन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार में कई सारे राजनीतिक दल हैं, झारखंड में भी कई सारे राजनीतिक दल हैं, जो कई सारे ऐसे लोग हैं जो खुद को अब तीसरे मोर्चे की तरफ ले जा रहे हैं। अब मैं बात करूंगा प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर जन स्वराज को जब उन्होंने लॉन्च किया था तो उन्होंने कहा था कि ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम इसको राजनीतिक दल का एक शेप देते हैं और हम चुनाव भी अब लड़ेंगे। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने देखा प्रशांत किशोर ने कि भाई वो स्ट्रेटेजी बनाते बनाते हुए तमाम राजनीतिक देश के लगभग राजनीतिक दलों के लिए उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है। तो उनको लगा कि भाई जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाया तमाम राजनीतिक दलों के लिए, सबके अमूमन जो सबका जो टारगेट होता है, जो फोकस होता है वो एक ही होता है कि भाई हमारा गोल है सत्ता तक पहुंचना है। और उस सत्ता तक पहुंचने के चक्कर में जो जनता है वो बेचारी पीछे छूट जाती है। यही वजह है कि आज वो पूरे बिहार में वो घूम रहे हैं और वो अक्टूबर से उन्होंने घूमना शुरू किया और वो घूमेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चुनाव जीत जाएंगे या फिर वो सरकार बना लेंगे, मतलब एक जो तीसरे मोर्चे की ओर जो है पूरा राजनीतिक अब कुछ लोग जो है बढ़ रहे हैं कि एक तीसरा मोर्चा, अब जनता ये तय करेगी वो तीसरा मोर्चा कौन होगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद एसके राजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।